अगर आप अदबी दुनिया के कामों को पसंद करते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई अकाउंट डिटेल्स के ज़रिए कर सकते हैं। शुक्रिया। साथ ही साथ अब आप हमारे नए चैनल तर्जुमा को सब्सक्राइब करके दुनिया भर की ज़बानों के उर्दू हिंदी तर्जुमे भी आसानी से सुन सकते हैं। एक हारी हुई कहानी, नैयर मुस्तफ़ा। अभी कुछ दिन पहले रोज़नामा तरंग के अदबी एडिशन में एक सिक्का बंद नक्काद ने मेरे ताज़ा तरीन नॉवल मोहब्बत के 7 रंग को बाजारी लिटरेचर करार देते हुए मुझे अदबी कुएं के उस मेंढक से तशबीह दी है जो अगले 100 साल भी फुदकता रहे तो शायराना लफ्ज़ी और गैर हकीकी मौज़ूआत की गिरफ्त से दामन नहीं छुड़ा पाएगा। यूं तो नक्काद मौसूफ बज़ाते खुद 17 नाकाम किताबों के मुसन्निफ और परले दर्जे के अहमक वाक़े हुए हैं, मगर क़ारीन के हलकों में काफ़ी मोतबर गर्दाने जाते हैं। गालिबन इसी मोतबरी का शाखसाना है कि उनका तबसरा छपते ही तनकीसी खतूत का तांता सा बंद गया। अब तक 50 से ज़ायद खतूत मौसूल हो चुके हैं, जिनमें से कुछ चीदा चीदा इक़्तिबासात ज़ेल में रकम किए जाते हैं। मोहतरम सलीम कमाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपका तर्ज निगारिश बहुत अछूता और ख़ूबसूरत है, मगर खूबसूरती ही तो सब कुछ नहीं होती हुजूर। ख्याल भी किसी चिड़िया का नाम है। पिछले 15 बरसों से अदब का एक संजीदा कारी होने के बावजूद आपकी हर तहरीर निहायत तवज्जो से पढ़ता हूँ, और सच पूछिए तो मोहब्बत के 7 रंग को पढ़कर काफ़ी बदमज़ा हुआ, क्योंकि यही कहानी आप किरदारों के नाम और हुलिये बदल कर सुर्ख फूलों की रागनी और प्यार के मद्दो जज़्र में पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं। मुआसिर अदब ज़वाल पजीर है और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी आप जैसे अदीबों पर आयद होती है, जो गुल के इश्वों और बुलबुल के नालों से 1 इंच भी आगे बढ़ने पर आमादा नहीं। खुदारा कमसिनी की मोहब्बत जैसे फरसूदा मौजू को मजीद पामाल करना बंद करें और समाज का असल चेहरा दिखाएं। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। बुक के फ्लैप पर इस बार आपकी तस्वीर ज़्यादा अच्छी नहीं आई। वजह भी बता दूं? ओके, अपने बाल स्ट्रेट मत किया करें, क्योंकि घुंघरियाले बाल आप पर काफ़ी सूट करते हैं। अच्छा, एक बात तो बताएं, आपने कभी सच्ची वाली मोहब्बत की है? कामयाब तो बहुत की होंगी। नाकाम मोहब्बत के बारे में बताइए ना, बल्कि हो सके तो उस पर एक कहानी ही लिख दीजिए। मुझे सच्ची कहानियां पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए 3 औरतें 3 कहानियां मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मुझे लगता है आप तखय्युल की दुनिया में डूबे रहते हैं और आपने कभी एक लम्हे के लिए भी अपने गिरदो नवाह में झांकने की जहमत नहीं की, वरना यह कैसे मुमकिन था कि आप तल्ख समाजी कदरों को इतनी सफ़ाकी के साथ नज़रअंदाज कर देते। अदीब समाज का इज्तिमाई ज़मीर होता है, और ज़मीर का काम अफ्यून खिलाना नहीं, आईना दिखाना होता है। एक आम कारी का मसला यह है कि वो निहायत मासूम होता है, लिहाजा अखबार में छपने वाली हर बात पे यकीन कर लेता है, चाहे वो उसके अपने इंतकाल की खबर ही क्यों ना हो। मैं उसी आम कारी के लिए लिखता हूँ और बखूबी जानता हूँ उसे मोहब्बत की चाशनी, वसल की ताबानी और गुलाबों की महक दरकार है, क्योंकि इनमें से कुछ भी हकीकत की संगलाख दुनिया में मयसर नहीं, लेकिन वो खुद ये बात नहीं जानता। इसलिए एक गाउदी नक्काद की सतही इल्मियत से मरूब होकर तल्ख समाजी कदरों पर मबनी दिल गुदाज अफसाने का तकाजा करता है। मैंने आज तक किसी की बेबसी नहीं लिखी और किसी के आंसू नहीं बेचे। अब तक मैं अपने कारी के जख्मी बदन पर नमक छिड़कने के बजाय उसकी नम पलकों में ख्वाब पिरोता आया हूं, मगर अब वक्त आ गया है कि बुआ हमीदन और उसी की बेटियों की कहानी बयान कर दी जाए, क्योंकि मेरा कारी मुझसे यही चाहता है और मैं उसकी ख्वाहिश ठुकरा नहीं पाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं मोहब्बत का खुशनुमा परिंदा तलखी की कुंद छुरी से ज़िबा करके उसको लफ्ज़ों का तड़का लगाऊं और अफसाने की प्लेट में रखकर आपके सामने पेश करूं, तो लीजिए, प्लेट हाजिर है। मेरे घर के सामने वाली गली के दाएं नुक्कड़ का पहला मकान कुरैशी साहब का है। बिलाल उनका मंझला बेटा है, मेडिकल के 3रे साल में है, मगर डॉक्टरी से कहीं ज्यादा शेरो शायरी में दिलचस्पी रखता है। अच्छी गजल कहता है मगर बेउस्तादा है, लिहाजा मुशायरों में नहीं बुलाया जाता। कुरैशी साहब स्कूल मास्टर हैं, डॉक्टर बनना चाहते थे मगर मैरिट नहीं बना, वसाइल भी महदूद थे। अब बेटे की शक्ल में उनको अपने ख्वाबों की ताबीर मिल गई है।
ये जाने बिना कि बेटे के ख्वाबों का क्या होगा। शायद दुनिया का दस्तूर यही है कि हर खालिक, चाहे वो बाप हो या खुदा, अपनी तख्लीक के जिस्म की परवरिश करता है और उसके ख्वाबों का कत्ल। बिलाल का शुमार उन लोगों में होता है जो किसी एक लम्हे के हुस्न में गिरफ्तार होकर मोहब्बत के सहर में मुब्तला होते हैं और जिंदगी की आखिरी सांस तक उसी एक लम्हे की लाज रखते हैं। वो उस खोखली मोहब्बत के कायल नहीं होते जो लेक्चर थिएटरों में जन्म लेती है, कॉरिडोर्स में परवान चढ़ती है, बंद कमरों में बामे उरूज पर पहुंचती है और अमली जिंदगी के पहले कदम पर किसी लाचार बुढ़िया की तरह दम तोड़ देती है। लाचार बुढ़िया से याद आया, बुआ हमीदन का घर भी इसी गली में वाक़ा है। नेक सिफत और मिलनसार खातून है, थोड़ा ऊंचा सुनती हैं, बेटियां 2 हैं, बेटा खैर से कोई नहीं। बुआ हमीदन का खाविंद काफी बर्क रफ्तार आदमी था। विरासती जायदाद के मुकदमे लड़े, आबाई जमीन बेची और शहर मुंतकिल हो गया। गल्ला मंडी में आड़त चलाई, नाकाम हुआ तो घर के पिछवाड़े परचून की दुकान खोल ली। दुबई चलो का नक्कारा बजा तो दुकान बेचकर दुबई से धार गया। सुना है उसने बहुत तरक्की कर ली है, न सिर्फ एक कमसिन बीवी बल्कि औलाद नरीना भी मैसर आ गई है। गजाला बुआ हमीदन की छोटी बेटी है। हुस्ने इत्तेफाक से वो भी मेडिकल के 3रे साल में है, यानी बिलाल की क्लास फेलो है। मगर ये रिश्ता सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं। वो एक लम्हे का हुस्न जिसने बिलाल की सारी जिंदगी को इश्क के 3 हरूफ में कैद कर दिया है, गजाला की रोशन आंखों में फरोजा है। लीजिए, फिर वही लव स्टोरी शुरू हो गई। रोमानवी अदीब का अलमिया यह है कि उसकी हर तान बिल आखिर मोहब्बत पे आकर टूटती है और बुआ हमीदन की कहानी कहीं पीछे रह जाती है। बुआ हमीदन को अपने खाविंद पर बहुत मान था और मान टूट जाए तो इंसान अंदर से तड़क जाता है। खाविंद की बेएतनाई का गम उसको धीरे धीरे यूं चाटता रहा जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। फिर एक दिन उसे खून की उल्टी हुई। अस्पताल गई तो मालूम हुआ कैंसर के इफरीत ने जिस्म में पंजे फैला रखे हैं। यहीं से फायजा की कहानी शुरू होती है। बुआ हमीदन का इलाज जरूरी था और इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं। फायजा ने अपने बाप से राब्ते की बहुत कोशिश की, मगर राब्ता नहीं हो पाया। उम्मीद की आखिरी किरण भी मायूसी के अंधेरों में डूब गई तो उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मगर इस गासिब निजाम में जहां उठाई गिरे और 9 सरबाज हुकूमत की कुर्सियों पर बैठकर राज करते हैं और पीएचडी स्कॉलर्स रिश्वत देकर नौकरियां खरीदते हैं, एक आर्ट्स ग्रेजुएट की भला क्या दाल गलनी थी। फायजा ने देखा कि सूटेड बूटेड अफसर जिनकी शराफत की गवाही मांगी जाए तो मजमा लग जाए, इंटरव्यू लेते हुए उसे यूं घूरते हैं जैसे आंखों ही आंखों में जिंदा निकल जाएंगे। फायजा ने देखा कि मोटी मोटी तोंदों वाले सेठ तालीमी असनाद देखने के बजाय उसकी शादाब छातियों की गोलाइयां देखते हैं। फायजा ने देखा कि बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले मुत्तकी और परहेजगार मैनेजर उसकी काबिलियत जांचने के बहाने उसका बदन जांचना चाहते हैं। फायजा ने देखा कि जिंदगी एक यरकान ज़दा बच्चे की तरह है जिसका नाजुक पेट फूला हुआ है और जिसकी जर्द आंखों में जीने की आखिरी रमक भी दम तोड़ चुकी है। बुआ हमीदन की कीमोथेरेपी कामयाब रही। गजाला का तालीमी सिलसिला भी जारी रहा। फायजा को एक उभरती हुई ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब मिल गई थी, जहां उसने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की। कंपनी का मालिक फायजा की कारकर्दगी से बहुत खुश हुआ और उसने मुतअद्दिद बार उसकी तनख्वाह और दीगर मुराआत में इजाफा किया। खानदान के लिए इलाज मुआलजे और अपने हमराह दुबई का फॉरेन ट्रिप भी दिया। 1000 सीसी गाड़ी और शॉफर की सहूलत भी मिलने वाली है। पिछले साल बिलाल ने घर में शोशा छोड़ा कि उसकी मंगनी गजाला से तय कर दी जाए। कुरैशी साहब बहुत बरंगेख्ता हुए, आग करने की धमकी भी दी। बिलाल ने इनकार की वजह पूछी तो फायजा का पस्त अखलाकी किरदार जेरे बहस आया। बिलाल ने भूख हड़ताल और कोर्ट मैरिज की धमकी दी तो कुरैशी साहब छाती पकड़कर लेट गए। पूरा हफ्ता बिस्तर से नहीं उठे, अपनी कुर्बानियां गिनवाते रहे। कुरैशी साहब भी क्या करते, आखिर को वो इसी समाज का एक पुर्जा ही थे जो किसी की तरफ उंगली उठा तो सकता है मगर उसके दर्द का दरमा नहीं कर सकता, उसके आंसू नहीं पहुंच सकता, उसका सहारा नहीं बन सकता। बिलाल ने बहुत हाथ पांव मारे मगर कोई सिरा नहीं मिला। फिर उसने जिंदगी को एक टूटे हुए पियानो में तब्दील होते देखा और चुप साध ली। आज शाम को बुआ हमीदन के घर एक सादा सी तकरीब मुनक्किद हुई और गजाला की मंगनी एक अधेड़ उम्र डॉक्टर से तय पा गई
जिसे अपनी पहली बीवी की हादसाती मौत के बाद क्लिनिक चलाने और 2 अदद बच्चों को संभालने के लिए 1 अदद सुघड़, सलीका शेयार और हसीन लेडी डॉक्टर दरकार है। डॉक्टर मौसूफ निहायत उम्र चोर, मुस्ताद और जिंदा दिल आदमी वाक़ हुए हैं। सुबह मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी पढ़ाते हैं, शाम में क्लिनिक करते हैं और अपनी रेशमी टाइयों और फूलदार शर्टों की वजह से तालिबात के हलके में काफ़ी मारूफ हैं। डॉक्टर साहब हमेशा से गजाला के लिए अपने दिल में एक नर्म गोशा रखते थे। बीवी की नागहानी वफात ने गोशे का हजम बढ़ा दिया। बेजा इल्तिवा के कायल न थे। बेगम का 40वां होते ही बुआ हमीदन के रूबरू पेश हुए और गजाला का हाथ मांग लिया। बुआ हमीदन तो जैसे इसी इंतजार में बैठी थी, फौरन बात पक्की कर डाली। गजाला ने भी कोई एतराज नहीं किया। वैसे भी वो डॉक्टर साहब का बहुत एहतराम करती है और एहतराम को मोहब्बत में बदलते देर ही कितनी लगती है। इसे महज इत्तेफाक ही समझा जाए कि जब डॉक्टर साहब गुलाब के फूलों का गुलदस्ता थामे अपनी नई नवेली गाड़ी की जानिब बढ़ रहे थे, तो ठीक उसी लम्हे मेरी नज़र उनके फातिहाना चेहरे और मसरूर आंखों से होती हुई उनके निचले धड़ और कदमों पे जा रुकी। ये चाल मैंने पहले भी कहीं देखी थी, मगर कहाँ। बहुत सोचा मगर याद नहीं आया। फिर अचानक आंखों के सामने एक धुंधली सी छवि लहराई और बुआ हमीदन का खाविंद लंबे लंबे डग भरता दिखाई दिया।